फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्जाम्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य राजवंश के बारे में। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री को हम देख रहे थे, तो इसमें हमने 5 चैप्टर को कवर कर लिया है, जिसमें हमने 5वां चैप्टर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखा था और उस पर राज्य करने वाले राजवंशों के बारे में जाना था। तो इसमें मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था, उसमें अंतिम शासक महापद्मनंद, जो कि नंद वंश का था, और उसकी हत्या करके या फिर उसको पराजित करके मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त के द्वारा की गई। और इसमें इनकी सहायता करी थी चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त ने। अब हम जानेंगे मौर्य राजवंश के बारे में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। अशोक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। चंद्रगुप्त जो कि इसके संस्थापक हैं, तो इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें, ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसी शताब्दी में भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक एकता प्रदान करने वाले मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चतुर्थ शताब्दी में भारत को पहली बार किसी ऐसे राजवंश ने राजनीतिक एकता प्रदान की। इससे पहले कोई राजवंश ऐसा नहीं था जिसने भारत को राजनीतिक एकता में बांधा हो। चंद्रगुप्त मौर्य को इसी कारण प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। मौर्य कौन थे? विद्वान आपस में मतभेद करते हैं कि मौर्य पारसी थे, शूद्र थे या फिर क्षत्रिय थे। तो पारसी मानने वालों में डॉक्टर बी स्पूनर इन्हें पारसी मानते हैं, जबकि पुराण और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखित एक पुस्तक है, ये इन्हें शूद्र मानते हैं। बौद्ध एवं जैन साहित्य इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। बौद्ध का महावंश ग्रंथ और जैन साहित्य का परिशिष्ट बर्मन ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय मानते हैं और ज़्यादातर इन्हें क्षत्रिय ही माना जाता है। अब हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि मौर्य राजवंश के संस्थापक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन में ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा चाणक्य इन्हें अपने साथ लेकर आए थे। तब उन्होंने ही इन्हें शिक्षा दीक्षा करवाई और इन्हें एक शक्तिशाली राजा बनाने में इनकी सहायता करी। चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों की बात करें तो मगध पर आक्रमण किया और हार गया। पहली बार इन्होंने मगध पर आक्रमण किया था, लेकिन जब यह हार गए थे, क्योंकि बिना किसी प्लानिंग के इन्होंने युद्ध कर दिया था और अटैक सीधा केंद्र में करा था। किसी राज्य को अगर डायरेक्ट केंद्र में ही अटैक किया जाएगा तो वहाँ की जनता विद्रोह कर देती है, तो इसी कारण यह हार गए थे। यूनानी शासक का उन्मूलन व पंजाब पर अधिकार। जब अलेक्जेंडर भारत में आक्रमण किए थे उसने, तब वह अपने शासन में पंजाब पर अपने कुछ व्यक्तियों को या अपने कुछ सेनापति या उसके जो भी राजदूत थे उन्हें वहाँ छोड़ गया और वह उसके अंतर्गत शासन करने लगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और वहाँ के जो यूनानी शासक थे उनका उन्मूलन किया और पंजाब पर अधिकार किया। फिर इसने मगध पर पुनः आक्रमण किया और प्रवर्तक राजा की सहायता से यह युद्ध जीत गया। इसने मगध पर अब की बार प्लानिंग करके आक्रमण करने की कोशिश करी और इसमें इसकी सहायता करी थी राजा प्रवर्तक ने और यह जीत गया। बाद में इसने राजा प्रवर्तक को भी मार दिया। सेल्यूकस से युद्ध। सेल्यूकस यूनानी था। सेल्यूकस ने पहले कई बार भारत पर आक्रमण किया था और उसने सोचा कि अब की बार फिर से भारत पर आक्रमण करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। उसे पता नहीं था कि इस बार भारत में छोटे बड़े राज्य नहीं बल्कि एक विशाल मौर्य साम्राज्य है, और उसने आक्रमण किया और वह हार गया, क्योंकि दोनों ही सेनाएं बहुत ज़्यादा मजबूत थीं तथा दोनों के बीच बाद में संधि हुई। संधि में सेल्यूकस ने कुछ सामान, या कहा जाता है हाथी, 500 हाथी इन्हें
सेल्यूकस को दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले किसी भी शासक का इतना ज़्यादा राज्य विस्तार नहीं था जितना चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुकुश पर्वत से लेकर पहाड़ों की तराई, हिमालय की तराई में अपना शासन और दक्षिण तक इन्हें विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये वहीं रहा था। संलेखना विधि क्या होती है? तो जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विधि है संलेखना विधि। इसमें व्यक्ति मरने से पहले या फिर व्यक्ति खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये है संलेखना विधि। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार की। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक है। पौराणिक अनुश्रुतियों में इसे बिंदुसार, भद्रसार, नंदसार कहा गया है। जैन इसे बिंदुसार ही कहते हैं। यूनानी लेखक इसे अमित्र चेट्स कहते हैं और यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहते थे। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्र चेट्स कहते हैं। इसके शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में, तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक और सुसीम को भेजकर इन्हें दबाया था। तो उस समय अशोक ने इतनी क्रूरता के साथ उन विद्रोहों को दबाया था कि आसपास के जो भी राज्य थे वह अशोक से भय खाने लगे। इस काल में 2 राजदूत भारत आए थे। चंद्रगुप्त बिंदुसार के समय में 2 राजदूत भारत आए थे। एक था सीरिया का डायमेकस और एक था मिस्र का डायनिसस। इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला प्रथम मौर्य शासक था। इससे पहले बिंदुसार ने ही सबसे पहले एक आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। अब हम बात करें अशोक, सबसे महान शासक, चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे शक्तिशाली शासक अशोक। अशोक की माता सुब्रदांगी थी, लेकिन बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश धम्मा को उसकी माता बताता है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी होने से पूर्व अशोक एक अत्याचारी तथा क्रूर शासक था। जब हमने देखा था कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुए थे तो उन्हें अशोक ने बहुत ही क्रूरता के साथ दबाया था। लेकिन अशोक के शासनकाल में जब कलिंग युद्ध हुआ था तो अशोक उस युद्ध से इतना ज़्यादा द्रवित हुआ था या इतना ज़्यादा दुखी हुआ था तो इसने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उत्तराधिकार के लिए युद्ध अशोक के 100 भाई थे, जिसमें से इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके यह राजगद्दी पर बैठा था। कलिंग पर विजय। अशोक ने अपने राज्याभिषेक या फिर गद्दी पर बैठने के 90 वर्ष में अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का अनुसरण किया। उसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। अशोक के समय में कलिंग एक महत्वपूर्ण, अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। उसकी निरंतर बढ़ती हुई शक्तियों से मौर्य साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईसा पूर्व में। प्लिनी एक इतिहासकार हैं। इनके वर्णन से ज्ञात होता है कि कलिंग एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। उसकी सेना में 60,000 पैदल सैनिक थे कलिंग राज्य की और 1,000 घुड़सवार, 700 हाथी थे। अशोक की सेना भी अत्यधिक शक्तिशाली थी। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। कलिंग के निवासियों ने अत्यंत वीरतापूर्वक मौर्य साम्राज्य का सामना किया। यह युद्ध अत्यधिक रक्त रंजित रहा। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ, लोगों की मृत्यु हुई। इस युद्ध का जो
वर्णन किया गया है वह अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। ये काफी इम्पोर्टेंट है। इस भयानक युद्ध के बाद अशोक ने अपनी युद्ध नीति को बदल दिया और उसने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया और धम्म विजय के लिए अपने मन को परिवर्तित कर लिया। अशोक ने युद्ध की नीति को सदैव के लिए त्याग दिया। अब हम बात करेंगे अशोक का धम्म। H.G. वेल्स ने अशोक को विश्व का महानतम शासक कहा है क्योंकि उसकी महानता उसके साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार के कारण नहीं थी। अशोक को सिर्फ उसने जो अपने विस्तार किया था अपने साम्राज्य का, उसके लिए महान नहीं कहा जाता। अशोक को अपनी नैतिक महानता व उन सिद्धांतों के कारण प्रसिद्ध है जो कि उसके युग से बहुत आगे की थी। तो अशोक धम्म क्या है? अशोक किसको धम्म कहते हैं? अशोक का धम्म क्या है? यह एक जटिल प्रश्न है। अपने द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं ही पूछा है कि कियम चुम धम्मे, धर्म क्या है या फिर धर्म क्या है। तो इन्होंने इसमें खुद ही उत्तर दिया है, अप आसिनवे बहुकथाने दया दाने सच्चे साचे। अप आसिनवे का मतलब है दुष्कार्यों से बचना, बहुकथाने बहुकल्याण करना, दया करुणा, दाने उदारता, सचे सत्यता, साचे पवित्रता। अगर आपके जीवन में दुष्कर्मों से बचना, बहुकल्याण करना, करुणा रखना, उदारता रखना और सत्यता का मार्ग अपनाना, पवित्रता को अपनाना, यही धर्म है। आपसे पूछा जाए कि अशोक के धर्म को किस अभिलेख में वर्णित किया गया है, तो यह अशोक के द्वितीय अभिलेख में या द्वितीय स्तंभ लेख में इसे वर्णित किया गया है। अब हम देखें उपयुक्त कर्तव्यों के अतिरिक्त अशोक धर्म के अंतर्गत कुछ अन्य बातों का अनुसरण करने के लिए कहते हैं। वो है धम्म मंगल। अशोक ने प्रजा से धम्म मंगल करने का आह्वान किया। इसके अंतर्गत दासों व सेवकों से शिष्ट व्यवहार, गुरुजनों का आदर, प्राणियों के साथ दयालुता का आदि का कार्य करने के लिए कहा है। दूसरा है धम्मदान। तो धम्मदान 11वें अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। अशोक ने सामान्य दान व धम्मदान में अंतर प्रस्तुत किया है। तीसरा है धम्म विजय। तो यह अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। ये शिलालेख में वर्णन है, ये चीज़ें इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती हैं। धम्म विजय का पालन करने का अनुरोध 13वें शिलालेख में किया है। अब बात करें अशोक के साम्राज्य विस्तार की। तो अशोक का जो साम्राज्य विस्तार है वह उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में मैसूर या कर्नाटक विस्तृत था। कलिंग व सौराष्ट्र पर भी उसका अधिकार था। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने कहा है कि प्राचीन भारत का कोई सम्राट इतने विस्तृत भूखंड का स्वामी न था। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि इसका अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था। अब हम देखेंगे क्यों अशोक को महान कहा जाता है, कौन से कारण थे जिनके कारण अशोक को महान कहा जाता है, या अशोक का मूल्यांकन किस तरह से है, तो उसे हम देखते हैं। अशोक को महान कहने के कारण हैं अशोक का व्यक्तित्व एवं आदर्शवादिता। अशोक बचपन से ही अत्यंत योग्य मेधावी था। उसकी क्षमताओं को पहचान कर ही बिंदुसार ने उसे साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए भेजा था, जिसमें उसने सफलता प्राप्त की थी। अशोक एक महान आदर्शवादी सम्राट भी था तथा उसकी आदर्शवादिता संकीर्ण विचारों पर आधारित न थी। अशोक ने सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में महान आदर्शों का पालन किया। दूसरा कारण है महान विजेता। अशोक एक युद्ध विजेता के रूप में उतना प्रसिद्ध नहीं था जितना कि वह धम्म विजेता के रूप में प्रसिद्ध था। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने रणभेरी के स्थान पर धर्मभेरी के घोष से विजय प्राप्त की। तीसरा है राष्ट्रीय एकता प्रदान करना। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने के प्रयत्न को अशोक ने पूर्ण किया।
इस प्रकार पाली भारत की राष्ट्रभाषा बन गई। अशोक के समय की जो भाषा थी वह आपसे पूछी जा सकती है, तो वो थी पाली भाषा। भाषा के अतिरिक्त अन्य सांस्कृतिक कार्यकलापों के द्वारा भी उसने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया था। आगे देखें, महान शासक। अशोक एक महान शासक था। उसका शासन भी उसकी आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। अत्यंत वैभव व शक्ति होने पर भी अशोक ने सरल व नैतिक जीवन व्यतीत कर जनता के समक्ष एक आदर प्रस्तुत किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन उसने अपने निजी जीवन में अपनाया था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को अपने राज्य का धर्म नहीं बनाया। उसने कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं रोका कि आप अन्य धर्म को ना अपनाएं। उसने अपने निजी जीवन में ही बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे है उदारता एवं लोकहित कार्य। अशोक उदारवादी राजा था और उसने कई लोकहित के कार्य किए थे। अशोक न केवल मानव वर्ण संपूर्ण जाति प्राणी जगत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। यही कारण है कि अशोक ने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। उदारता के अतिरिक्त अशोक ने अनेक लोकहित के कार्य किए थे। कालसी के अभिलेख में उसके इन कार्यों का वर्णन किया गया है। तो अशोक ने लोकहित के लिए जो कार्य किए थे उनका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? कालसी के शिलालेख से। इस लेख में वर्णन किया गया है कि अशोक ने छायादार वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए। इसके अतिरिक्त मनुष्य व पशुओं के लिए उपयोग औषधियों व औषधालयों का भी इंतजाम करवाया। अशोक के उत्तराधिकारियों की बात करें तो अशोक के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं बना जिसने अच्छे से मौर्य साम्राज्य को संभाल सके। तो उसके बाद अशोक के बाद कुणाल आया था। कुणाल ने 8 वर्ष तक शासन किया था। कुणाल के बाद दशरथ शासक बना था। फिर मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था और बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। इस प्रकार 184 BC में 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का पतन हो गया। अब हम देखते हैं मौर्य वंश के पतन के क्या कारण रहे थे, किन कारणों से मौर्य वंश का पतन हुआ। सबसे पहले निर्बल व अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के बाद कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी न रहा जो कि इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को संभाल सके। दूसरा, केंद्रीय शासन का दुर्बल होना। केंद्रीय शासन जहां केंद्र में ही राजा शक्तिशाली ना हो तो फिर केंद्र की शक्तियां कमजोर पड़ गईं। तीसरा है साम्राज्य का विभाजन। जब केंद्र शक्तिशाली ना रहा तो उसके अंदर जो प्रांत थे वह अपनी स्वतंत्रताएं घोषित करने लगे। इस तरह से साम्राज्य का विभाजन हो गया। फिर है प्रजा का विद्रोह। प्रांतों में जो शासन करते थे वह जनता पर बहुत ज़्यादा क्रूरता से उनके साथ व्यवहार करते थे। तो इस कारण जनता ने विद्रोह कर दिया। दरबार में षड्यंत्र होने लगे। अशोक की अहिंसात्मक नीति भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी, क्योंकि जब अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह को दबाया था तो उसने बहुत ही क्रूरता से उसका दमन किया था, उस विद्रोह का। तो उसके बाद उस आसपास के जो राज्य थे वह उससे घबराने लगे थे। लेकिन जब अशोक ने धम्म नीति को अपनाया था और उसने युद्ध को त्याग दिया था तो वह लोगों ने भी अपनी स्वतंत्रताएं घोषित कर दी और उससे फिर वह इतना नहीं डरते थे। आगे है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण भी इसके पतन के कारण बने। अब हम बात करेंगे मौर्य कला एवं प्रशासन। मौर्य साम्राज्य में उसकी कला एवं प्रशासन के बारे में जानेंगे। तो बीजी गोखले कहते हैं कि मौर्य काल से पूर्व की भारत की कला का इतिहास भारत की दृष्टि से एक सादे पृष्ठ और पुरातत्व की दृष्टि से एक खाली अलमारी की भांति है। मौर्य काल को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। तो मौर्य काल में किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ वो है नगर निर्माण व राजप्रसादा, गुहाएं, केव्स, स्तूप, स्तंभ और मूर्ति एवं लोक कला। नगर निर्माण एवं राजप्रसादा। अशोक ने अनेक नगरों की स्थापना करी। उसने कश्मीर में श्रीनगर व नेपाल में ललितपट्टन की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र के विषय में भी मेगास्थनीज ने लिखा है कि
इसका निर्माण एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में किया गया था। मौर्य साम्राज्य के बारे में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका सबसे अच्छा स्रोत है। आगे हम बात करते हैं। पाटलिपुत्र नगर के मध्य में राजप्रसादा स्थित था। इस राजप्रसादा के विषय में एरियन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त का राजभवन एशिया के प्रसिद्ध सूसा व एकवेतन के भवनों से कहीं अधिक शानदार था। यह प्रसादा वर्तमान पटना के समीप कुम्हरार ग्राम के पास था। चीनी यात्री फायान ने मौर्य प्रसादा के विषय में लिखा है कि यह प्रसादा मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। प्रसादा के स्तंभ पत्थरों से बने हुए हैं और उन पर अद्वितीय चित्र उभरे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके काल की गुहाओं की। मौर्य काल में वास्तुकला के अंतर्गत एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव हुआ जिसके जन्मदाता अशोक थे। अशोक ने भिक्षुओं के निवास के लिए पाषाणों को काटकर गुहाओं का निर्माण कराया था। अशोक ने पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण कराया था। गुफा निर्माण के कार्य को अशोक के पौत्र दशरथ ने आगे बढ़ाया। उसने भी गुफाओं का निर्माण कराया था। इन गुफाओं की भी चमक उल्लेखनीय है। गया के समीप बारावर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने कराया था। इन गुफाओं में सबसे प्राचीन जो गुफा है उसका नाम है सुदामा गुहा। अशोक द्वारा बनवाई गई एक और अन्य गुहा है कर्ण चौपाल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम। सबसे प्राचीन सुदामा, कर्ण चौपाल। अब हम बात करते हैं अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूपों के बारे में। स्तूप उल्टे कटोरे के आकार का पत्थर अथवा ईंटों से निर्मित एक ठोस गुंबद होता था जिसमें मृतकों के अवशेषों को रखा जाता था। महात्मा बुद्ध के अवशेष को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही मुख्यतः स्तूपों का निर्माण किया गया। स्तूपों का आंतरिक भाग कच्ची ईंटों का व बाहरी भाग पक्की ईंटों का होता था। ईंटों का आकार 16, 11, 13 होता था। प्राचीन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने स्तूपों, चैत्यों व विहारों का निर्माण कराया। दिव्यदान व महावंश आदि ग्रंथों से ज्ञात होता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो इस 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, इस बात का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? दिव्यदान और महादान जो कि बौद्ध ग्रंथ हैं। अब हम बात करें इसके अतिरिक्त स्तूप बनवाए थे। सबसे फेमस आपने सुना भी होगा सांची का स्तूप। बरहूत स्तूपों का निर्माण भी मूल रूप से अशोक ने ही करवाया है। अब हम बात करते हैं स्तूपों से अलग पिलर्स की। स्तंभ जो कि अशोक ने बनाए थे, आपने सुना होगा सारनाथ का स्तंभ, कौशाम्बी का, नेपाल की तराई में लुम्बिनी व निगलमा में अशोक के स्तंभ मिले हैं। मौर्य काल के सर्वोत्तम नमूने अशोक के स्तंभ हैं। उसने धर्म के प्रचार हेतु स्तंभ बनवाए थे। ये स्तंभ संख्या में लगभग 20 हैं तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में सारनाथ का स्तंभ, प्रयाग, कौशाम्बी तथा नेपाल की तराई में लुम्बिनी व निगलवा में अशोक के स्तंभ मिले हैं। इनके अतिरिक्त सांची, लौरिया, नंदनगढ़ आदि स्थानों पर भी अशोक के स्तंभ मिले हैं। ये स्तंभ एकाश्म हैं तथा चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं और इनकी लंबाई लगभग 40 से 50 फुट है। प्रमुखतया ये स्तंभ 3 भागों में बटे हुए हैं। तो सबसे पहला भाग है मुख्य स्तंभ, फिर है घंटाकृति, फिर है शीर्ष भाग तथा पशु आकृति। तो ये स्तंभ 3 भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहले स्तंभ को बनाया जाता है, उसके बाद फिर कहा जाता है कि घंटाकृति या फिर उल्टे कमल की आकृतियाँ बनी हुई हैं, इस तरह से समझ लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर या तो शीर्ष या तो गोलाकार आधार रखा जाता है या फिर ये आधार चौकोर होता है। फिर उसके बाद उस पर किसी पशु की
या किसी जानवर की मूर्ति रखी हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा सारनाथ का स्तंभ जिसमें शेर की या फिर कहीं पर बैल की इस तरह की आकृतियां उन पर बनी हुई हैं। आगे देखते हैं। स्तंभों के ऊपरी भाग में घंटाकृति जो कि अखमीनी स्तंभों के आधार के घंटों के समान प्रतीत होती है, लेकिन भारतीय विद्वान इसे उल्टा कमल मानते हैं। इस कमल की पंखुड़ियां अत्यंत कलात्मक हैं। घंटाकृति के ऊपर चौकी जो गोल या चौकोर दोनों ही तरह की हो सकती है। इसके ऊपर निर्मित मूर्ति या निर्मित पशुओं के लिए आधार का कार्य करती है। चौकी पर बनी हुई पशुओं में सिंह, हाथी, बैल या घोड़ा की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। आप इन्हें अच्छे से समझने के लिए इनके चित्र सर्च करके देख सकते हैं। सारनाथ का जो स्तंभ लेख है इसमें सिंह प्रतिष्ठावान व्यक्ति एवं उदात्त संकल्प का प्रतीक है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मूर्ति एवं लोक कला। स्मिथ ने इस विषय में लिखा है कि मौर्य युग में पत्थर तराशने की कला पूर्णतः प्राप्त हो चुकी थी। उसके द्वारा ऐसी कृतियां संपन्न हुई थीं जैसी संभवतः इस 20वीं शताब्दी में भी बनाना कठिन है। पशुओं की मूर्तियों के अतिरिक्त दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति कला का भी उत्कृष्ट नमूना है। मौर्यकालीन मूर्तिकार मूर्तिकला में सिद्धहस्त थे। मूर्तियों की सजीवता एवं सुंदरता से प्रमाणित होता है कि इस क्षेत्र में मौर्य काल में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव। स्पूनर अपने मत से इस समर्थन में अग्रलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मौर्य कला पर विदेशी कला का प्रभाव था। तो ये कहते हैं कि स्तंभों का प्रमुख लंबा भाग फारसी शैली पर आधारित है और घंटाकार का शीर्ष भी फारसी शैली पर ही आधारित है। स्तंभों पर चमकदार पॉलिश भी विदेशी प्रभाव ही है। ये सब स्पूनर कहते हैं, लेकिन इनके ये मत स्वीकार नहीं किए जा सकते। अरुण सेन ने उपयुक्त मत का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि अशोक के स्तंभ एकास्म व बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, जबकि पर्शियन स्तंभ अनेक टुकड़ों व विभिन्न पत्थरों के बने हुए हैं। मौर्य स्तंभों में कोई आधार नहीं है, जबकि पर्शियन स्तंभों का आधार होता है। मौर्य स्तंभों का लंबा भाग गोलाकार व चमकदार पॉलिश वाला है, जबकि पर्शियन स्तंभों का चमकदार पॉलिश का अभाव है। मौर्य स्तंभ के ऊपरी भाग पर उल्टा कमल है, पर्शियन स्तंभों पर ऐसा नहीं है। तो इन्होंने स्पूनर के मत को पूरी तरह से अस्वीकार किया है। अब हम देखते हैं इस विषय में सत्यकेतु विद्यालंकर का उक्त कथन उल्लेखनीय है कि अशोक के समय में स्थापत्य और मूर्तिकला का असाधारण रूप से विकास हुआ था। मौर्य कला निस्संदेह भारतीय संस्कृति की अनुपम संपत्ति है। अब हम जानेंगे मौर्य काल की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को। तो सामाजिक में कौटिल्य ने धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 वर्णों का वर्णन किया है। वो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन मेगास्थनीज ने भारत की आबादी को 7 जातियों में बांटा था। विवाह की बात करें तो कौटिल्य ने मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य के काल में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच विवाहों का वर्णन किया है। स्त्रियों की स्थिति कुछ मामलों में ठीक थी, कुछ में नहीं थी। मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलन में थी। अब हम बात करें मौर्य काल की आर्थिक स्थिति की। देश मौर्य काल में अत्यंत समृद्ध था। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व व्यापार पर आधारित थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य राजवंश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और व्यापार पर आधारित थी।
जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार को मिलाकर ही इन्हें वार्ता कहा जाता था। कृषि 3 प्रकार की भूमि पर होती थी, तो भूमि के 3 प्रकार होते थे। कृषि कृष्ट जुती हुई, अकृष्ट बिना जुती हुई, स्थल बंजर भूमि को कहा जाता था। मौर्य काल में सूत कातना तथा बुनना प्रमुख उद्योग था। मुद्राएं अनेक प्रकार की थीं। स्वर्ण मुद्राओं को निष्क कहा जाता था। चांदी की मुद्राओं को पण कहा जाता था और तांबे की जो मुद्राएं थीं उनको मासक तथा काकड़ी कहा जाता था। और इसके शासनकाल में चांदी की मुद्राओं का सबसे अधिक प्रयोग होता था। अब हम बात करें इनकी धार्मिक स्थिति की, तो मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी। ये लोग अर्थशास्त्र के अनुसार विष्णु, इंद्र, शिव, सरस्वती, कृष्ण, अग्नि आदि की पूजा किया करते थे। ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त 3 और धर्म थे। वे थे तीर्थक, आजीवक और निर्ग्रंथ जैन। निर्ग्रंथ जैनों को कहा जाता है। आजीवक धर्म को सबसे पहले आश्रय देने वाला राजा मौर्य वंश का बिंबिसार था। अब हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन की। मौर्य काल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की थी तथा एक विशाल साम्राज्य पर मौर्य शासकों ने शासन किया। इस विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाले अनेक ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक महान विजेता वरन योग्य प्रशासक भी था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के शिलालेख, अनेक यूनानी रचनाओं ने मौर्य शासन प्रणाली के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अध्ययन की सुविधा के लिए मौर्य प्रशासन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो वे हैं केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य प्रशासन, लोकहित के कार्य, अशोक द्वारा किए गए कार्य। यह मौर्य प्रशासन को कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में केंद्र में राजा होता था। मौर्य साम्राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये राजतंत्रात्मक होता है। इसमें राजतंत्रात्मक में राजा व्यक्तियों द्वारा नहीं चुना जाता है। आगे हम बात करें, मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त एक अन्य छोटी उपसमिति भी होती थी, जिसमें साधारणतः 3 अथवा 4 मंत्री होते थे। इन्हें मंत्रीगण कहा जाता था। ऐसे विषयों में जिसमें तुरंत निर्णय लेना हो, राजा मंत्रणा से विचार विमर्श करता था। बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक को आमंत्रित करता था। जहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक होती थी, उस भवन को मंत्री भूमि या मंत्र भूमि कहते थे। फिर है विभागीय व्यवस्था। मंत्रिपरिषद व राजा के द्वारा तो मुख्यतः नीति निर्धारण का कार्य किया जाता था। तत्पश्चात उन नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रमुख कार्य जो था वह नौकरशाही के द्वारा किया जाता था, सिविल सेवकों के द्वारा किया जाता था। मौर्यकालीन नौकरशाही अत्यधिक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित थी तथा विशाल साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों को सुगमतापूर्वक करती थी। मौर्य प्रशासन में सुविधा के लिए 18 विभागों की स्थापना की गई थी। प्रशासन में 18 विभागों की स्थापना की गई थी, जिन्हें तीर्थ कहते थे। अर्थशास्त्र में 18 अमात्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें प्रमुख अमात्य थे। अमात्य मंत्री होते हैं, तो अमात्य जो प्रमुख थे वो थे मंत्री, पुरोहित, समाहर्ता, सान्निधाता और सेनापति प्रमुख अमात्य थे। अब हम बात करें इनकी प्रांतीय शासन की। मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था, अतः संपूर्ण देश का प्रशासन सीधे पाटलिपुत्र से संचालित करना संभव न था। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, अतः प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभक्त किया था। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि चक्र किसे कहा जाता था, तो मौर्य साम्राज्य के जो 6 प्रांत थे उनका जो पूरा केंद्र 6 प्रांतों में विभाजित था, उन्हें चक्र कहा जाता था।
इन चक्रों पर शासन करने के लिए साधारणतः राजवंशी व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। राजकुमारों को वहां पर भेजा जाता था, जिन्हें कुमार कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि दूरस्थ प्रांतों व अधीनस्थ कर्मचारियों पर मौर्यकालीन केंद्रीय सरकार का नियंत्रण अकबर के समय से भी अधिक सशक्त था। मौर्यकालीन विभिन्न चक्र अग्र थे। वे थे गृह राज्य, उत्तरापथ, अवंती, कलिंग और दक्षिणापथ। चक्र किन्हें कहा गया है? तो इनके प्रांतों को कहा गया है, और इनके जो प्रांत में इनका जो पूरा साम्राज्य था वह प्रांतों में बटा हुआ था। उनके नाम है गृह राज्य, उत्तरापथ, अवंती, कलिंग और दक्षिणापथ। आपने डिटेल से पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ग्राम प्रशासन। ग्राम छोटी इकाई थी। इसका जो अधिकारी होता था वह ग्रामिक कहलाता था। गांव के प्रशासनिक कार्य ग्रामिक व अन्य व्यक्तियों की सहायता से होते थे। उसके बाद है नगर प्रशासन। मौर्य नगर प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि का था। नगर का जो प्रधान होता था उसे नागरिक कहते थे, और गांव का जो प्रधान होता था उसे ग्रामिक कहते थे। ऐसे क्वेश्चंस हर तरह के एग्जाम्स में बनते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक नगर सभा होती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटी होती थी। आगे हम बात करते हैं न्याय प्रशासन की। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि की थी। न्याय के लिए अनेक न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर राजा का न्यायालय होता था, जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। राजा का न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। न्याय प्रशासन के अंतर्गत सबसे छोटा न्यायालय ग्राम का होता था, जिसे ग्राम सभा की सहायता से निर्णय देता था, जैसे कि पंचायतें होती हैं। ग्राम एवं राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यालय 2 प्रकार के होते थे। एक होते धर्मस्थीय और दूसरे कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय एक प्रकार से दीवानी न्यायालय होते थे। आज के दीवानी न्यायालय, जिसमें 3 धर्मस्थ होते थे, जिन्हें धर्मशास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो। धर्मस्थ के अतिरिक्त 3 अमात्य भी होते थे। दूसरे हैं कंटक शोधन न्यायालय, जिन्हें आज के फौजदारी न्यायालय कह सकते हैं। इसमें लड़ाई झगड़ों का मामला देखा जाता है। इन न्यायालय के अध्यक्ष प्रदेष्टा कहलाते थे। कंटक शोधन जो न्यायालय है, उनके अध्यक्ष को प्रदेष्टा कहा जाता था, और जबकि दीवानी न्यायालय के अध्यक्ष को धर्मस्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 3 होती थी। कृषि, व्यापार, उद्योग के लिए अनेक नियम बने हुए थे। आगे हम बात करें इनकी दंड व्यवस्था कैसी थी। मेगास्थनीज और यूनानी लेखकों के विवरणों से ज्ञात होता है कि मौर्य काल में दंड व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। साधारण अपराध के लिए भी कठोर दंड दिया जाता था, ताकि कोई व्यक्ति आगे से अपराध ना करे। चाणक्य ने लिखा है कि अपराधी को दंड उसके अपराध के अनुरूप मिलना चाहिए, ना तो अधिक और ना ही कम। अब हम देखते हैं इनके राजस्व प्रशासन को। राजस्व या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। राजस्व प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग था। कौटिल्य ने स्वयं कहा है कि संपूर्ण राज्य कोष पर निर्भर करते हैं, अतः राजा को सबसे अधिक कोष या टैक्स बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अर्थशास्त्र में न्याय के अनेक साधनों का वर्णन किया गया है। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। भूमि टैक्स सबसे ज़्यादा प्रमुख स्रोत था आय का। क्वेश्चन बन सकता है। जो भूमि राज्य की अपनी होती थी, उससे होने वाली आय को सीता कहा जाता था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में सीता क्या था। तो मौर्य काल में सीता टैक्स का नाम था। तथा जो भूमि राज्य के अधिकार में नहीं होती थी, उससे होने वाली आय को भाग कहा जाता था। जो खुद का राज्य है, खुद का क्षेत्र है मौर्य राजवंश का, उससे जो होने वाली आय थी, उस आय को कहा जाता था सीता। और दूसरे राज्यों से जो आय प्राप्त होती थी, दूसरे राज्यों की भूमि पर, उसको कहते थे भाग। मौर्य काल में आयात व निर्यात कर भी लिया जाता था। आयात कर को प्रवेश्य तथा निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा जाता था। अब हम आगे देखते हैं
आरक्षा एवं गुप्तचर व्यवस्था, पुलिस एंड एस्पियोन। राज्य में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से आरक्षा एवं गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। अपराधी को पकड़ना व राजकीय नियमों का पालन करवाना आरक्षा कर्मचारियों का प्रमुख कार्य था। मौर्य काल में आरक्षा कर्मचारी को रक्षित या रक्षा करने वाला कहा जाता था। गुप्तचर को मौर्य काल में चर कहा जाता था, किंतु यूनानी लेखक उन्हें ओवरसियर या फिर इंस्पेक्टर कहते थे। गुप्तचर स्त्री व पुरुष दोनों ही होते थे। स्मिथ ने मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए उसकी तुलना आधुनिक जर्मनी की गुप्तचर व्यवस्था से की है। अब हम देखते हैं सैन्य प्रशासन। चंद्रगुप्त का समय सैनिक युग था। उसने एक अत्यंत शक्तिशाली और सुसंगठित सेना को तैयार किया था। चंद्रगुप्त ने शक्तिशाली नंद राजा को परास्त कर राज्य प्राप्त किया था। बाद में सेल्यूकस पर विजय प्राप्त की थी, जिससे उसकी सैन्य शक्ति का स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह विभाग 5-5 सदस्यों के 6 मंडलों में विभक्त था। सबसे पहले पैदल सेना, फिर नौसेना, अश्वसेना, रथ सेना, गज सेना और सैनिक सेवा। यहाँ की जो सैन्य व्यवस्था है, सैन्य प्रशासन है, उसे 6 भागों में बांटा गया था। मौर्य सेना विभिन्न हथियारों से सुसज्जित थी। ये हथियार थे तलवार, भाले, धनुष, बाण, कटार आदि। सर्वोत्तरभद्र नामक एक ऐसा यंत्र था जिससे शत्रु सेना पर पत्थरों की वर्षा की जाती थी। तो आप इस यंत्र का नाम याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुमुख, अर्धबाहु, ऊर्ध्वबाहु और जामदग्य आदि इसी प्रकार के यंत्र थे जिनका युद्ध में प्रयोग किया जाता था। अब हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य राजवंश का या फिर मगध साम्राज्य पर अधिकार करवाने वाले चाणक्य की। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, किंतु उसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। यह अपनी योग्यता के बल पर मगध के शासक नंदवंशीय धननंद का उन्मूलन उसी ने किया था और इस कार्य को पूर्ण करने में उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता ली थी। नंदवंश का उन्मूलन कर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही मगध के राज सिंहासन पर बिठाया था। चाणक्य अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसका नाम अर्थशास्त्र था, लेकिन यह अर्थशास्त्र से संबंधित ना होकर राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र से ज़्यादा संबंधित थी, जिसमें उसने राजनीति के ज्ञान का परिचय दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये इन्हीं के नाम हैं। अतः राजा के कर्तव्यों, प्रशासन इत्यादि का उसने इस ग्रंथ में विस्तृत वर्णन किया है। प्रशासनिक व्यवस्था के अतिरिक्त मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति पर चाणक्य से प्रकाश पड़ता है। तो मौर्यकाल की सबसे उत्कृष्ट मौर्यकाल के बारे में जानकारी देने वाली किताब है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने लिखी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।